हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में एग्जाम एनालिसिस करेंगे आपके SSC GD एग्जाम 2023 का। तो 8 फरवरी 2023 को जो आपकी थर्ड शिफ्ट हुई है उसमें जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं आज हम उनको फुल डिटेल में कवर करेंगे। ये सभी क्वेश्चन 100% रियल क्वेश्चंस हैं। जो क्वेश्चंस आज की आपकी थर्ड शिफ्ट में पूछे गए हैं उन्हीं क्वेश्चंस को आज इस वीडियो में प्रोवाइड कराया गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जिन भी स्टूडेंट्स का थर्ड शिफ्ट में एग्जाम था, अगर आपको बाकी क्वेश्चंस ध्यान हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज की शिफ्ट में आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया, विशु फेस्टिवल ऑफ केरला इज रिलेटेड टू विच रिलीजन। जो केरला का विशु पर्व है ये किस धर्म से आपका संबंधित है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। और विशु फेस्टिवल कौन सी स्टेट से है, ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी आपसे 3 से 4 बार जीडी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ये केरला का आपका एक फेस्टिवल हो जाएगा। कौन से रिलीजन से है, धर्म से है, तो ये हिंदू फेस्टिवल रहेगा, एक हिंदू धर्म से रिलेटेड रहेगा। कौन से भगवान को डेडिकेटेड है, तो विष्णु भगवान को, और उनका जो अवतार था, जो विष्णु भगवान का अवतार था श्री कृष्ण, उनको डेडिकेटेड है आपका विशु फेस्टिवल। अब जो फेस्टिवल्स हैं उनसे रिलेटेड काफी ज्यादा क्वेश्चन आपके बन रहे हैं, तो कुछ फेस्टिवल्स को कवर करते हैं। मजूली फेस्टिवल आसाम से रहेगा, मोधेरा डांस फेस्टिवल आपका गुजरात का है, सरहुल फेस्टिवल, धनसी फेस्टिवल और बांदा फेस्टिवल झारखंड के रहेंगे, सनबर्न फेस्टिवल गोवा का है, बिहुला फेस्टिवल, राजगीर डांस फेस्टिवल आपका बिहार का रहेगा, खजुराहो फेस्टिवल मध्य प्रदेश का, मथाऊ नारंग और गैमिस फेस्टिवल जम्मू कश्मीर से रहेगा, कोणार्क फेस्टिवल और इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल आपके उड़ीसा के रहेंगे, गुड़ी पर्व रहेगा आपका कर्नाटका से, बुंदी उत्सव और डेजर्ट फेस्टिवल आपके राजस्थान के फेस्टिवल्स हो जाएंगे। फेस्टिवल्स की एक सेपरेट वीडियो है, आपको चैनल पे मिल जाएगी। इस चैनल पे आपको हर एक टॉपिक की सेपरेट वीडियो मिलती है, एक प्लेलिस्ट रहेगी ऑल स्टैटिक जीके टॉपिक के नाम से। उस प्लेलिस्ट में आपको सारे टॉपिक्स की वीडियो मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगला क्वेश्चन फिर आपसे पूछा गया, हु इज द प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड स्टेट। तो झारखंड राज्य के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। तो आपको हम स्टार्टिंग से बताते आ रहे हैं, जब से जीडी का एग्जाम स्टार्ट हुआ है, कि चीफ मिनिस्टर और जो गवर्नर, ये टॉपिक आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इससे अभी तक आपकी हर शिफ्ट में ज्यादातर हर दिन क्वेश्चन कोई ना कोई किसी शिफ्ट में देखने को जरूर मिल रहा है। तो झारखंड के चीफ मिनिस्टर पूछे गए आपसे, हेमंत सोरेन आपका करेक्ट आंसर था इस क्वेश्चन का। अगर गवर्नर की बात करी जाए तो रमेश बैस गवर्नर हैं झारखंड स्टेट के। अगर इस टॉपिक को हम कवर करें, कुछ इसके एक्स्ट्रा फैक्ट्स की यहाँ पे बात करें, तो आसाम के चीफ मिनिस्टर कौन है, हेमंत बिश्व शर्मा रहेंगे आपके, जगदीश मुखी यहाँ के गवर्नर हैं। गुजरात की अगर बात करी जाए, गुजरात के भूपेंद्र भाई पटेल रहेंगे, आचार्य देवव्रत। कर्नाटका के बसवराज बोमई और थवारचंद गहलोत। पंजाब के हो जाएंगे आपके भगवंत मान और बनवारी लाल पुरोहित। तमिलनाडु की अगर बात करी जाए तो MK स्टैलिन चीफ मिनिस्टर, RN रवि आपके गवर्नर। त्रिपुरा के मानिक शाह और सत्यदेव नारायण आर्य। उत्तराखंड के आपके हो जाएंगे पुष्कर सिंह धामी और गुरमीत सिंह। वेस्ट बंगाल की अगर बात करी जाए तो ममता बनर्जी हो जाएंगी और CV आनंद बोस आपके हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ CM रहेंगे, आनंदीबेन पटेल यहाँ की गवर्नर हैं। तेलंगाना के आपके हो जाएंगे K चंद्रशेखर राव और तमिलसाई सौंदर्य राजन। सिक्किम के प्रेम सिंह तमांग रहेंगे और गंगा प्रसाद। मणिपुर के चीफ मिनिस्टर N बीरेन सिंह हैं और ला गणेशन यहाँ के गवर्नर हैं। केरला के चीफ मिनिस्टर पिनरई विजयन हो जाएंगे और आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के गवर्नर हैं। अगर उड़ीसा की बात करी जाए तो नवीन पटनायक यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं और गणेशी लाल यहाँ के गवर्नर आपके हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि स्टैटिक जीके की एक टॉपिक वाइज ई बुक हमारी टीम के द्वारा लॉन्च करी गई है, जो कि सिर्फ आपको 79 रुपीज में प्रोवाइड कराई जा रही है। ये ई बुक इंपॉर्टेंट क्यों रहेगी, क्योंकि इसमें 19+ टॉपिक्स हैं। ये टॉपिक्स रहेंगे जिसमें आपके कुछ स्टैटिक जीके के टॉपिक्स हैं, कुछ आपके करंट अफेयर के टॉपिक्स हैं, और ये सभी ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके एग्जाम्स में, SSC के और रेलवे के एग्जाम्स में जिनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन्हीं टॉपिक्स को आपको प्रोवाइड कराया गया है। तो आप इस ई बुक को बाय कर सकते हैं। जीडी के एग्जाम में 7 से 8 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं इस ई बुक से, और जो आपके आने वाले एग्जाम है CHSL का, CGL का, MTS का, रेलवे का, उनमें सब में आपको मदद मिलेगी 2023 के एग्जाम्स में। तो आप इसको अभी बाय कर सकते हैं। ई बुक अवेलेबल कराई गई है आपको बाइलिंगुअल लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इस ई बुक को बाय कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद अगर आपको फाइल डाउनलोड करने में कुछ भी इशू आता है तो नीचे हमारी जीमेल आईडी है, आप इस पर डायरेक्टली हमको मेल कर सकते हैं।
फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया, पॉवर्टी एरेडिकेशन वाज द स्लोगन ऑफ विच 5 ईयर प्लान। तो गरीबी उन्मूलन किस पंचवर्षीय योजना का नारा था? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर था 5th 5 ईयर प्लान। मतलब एक हम एम बोल सकते हैं, एक ऑब्जेक्टिव बोल सकते हैं। पॉवर्टी इरेडिकेशन जो था, गरीबी उन्मूलन जो था, वो 5th 5 ईयर प्लान का एक एम था, उसके टाइम का ये स्लोगन आपका रहेगा। 5th 5 ईयर प्लान को एक बार डिटेल में इसके अदर फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। तो 5th 5 ईयर प्लान था, ये 1 अप्रैल 1974 से मार्च 31 1974 तक आपका चला था। और ये इकलौता ऐसा प्लान रहेगा, 5 ईयर प्लान रहेगा, जो कि 4 साल के लिए आपका रन किया गया था। अगर 1975 की बात करी जाए तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट को अमेंड किया गया था, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने एंटर की थी पावर जनरेशन और ट्रांसमिशन की फील्ड में। जो मिनिमम आपका नीडेड प्रोग्राम था उसको भी लॉन्च किया गया था पहले ही साल में इस स्कीम के। और उसमें जो एम रखा गया था वो रखा गया था कि जो बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं वो लोगों को प्रोवाइड कराई जा सके। एमएनपी जो थी ये किसके द्वारा प्रिपेयर किया गया था, मिनिमम नीड्स प्रोग्राम को? तो डीपी धर के द्वारा इसको प्रोग्राम को आपका प्रिपेयर किया गया था। अगर इसके टारगेट की बात करी जाए, क्योंकि पीछे आपसे एग्जाम में शिफ्ट में टारगेट भी पूछे गए हैं 5 ईयर प्लान्स के, तो टारगेट ग्रोथ रेट जो रखा गया था वो रखा गया था 4.4% का, लेकिन जो रियल ग्रोथ रेट अचीव करा था वो 4.8% किया गया था इस 5 ईयर प्लान में। तो मतलब एक सक्सेसफुल आपका 5 ईयर प्लान रहा था 5th 5 ईयर प्लान। फिर आपका 1978 में न्यूली इलेक्टेड मोरारजी जो देसाई थे उनकी गवर्नमेंट आ गई थी, और उन्होंने इस स्कीम को बंद कर दिया था, यूजफुल नहीं बताया था इस स्कीम को। तो 4 साल के बाद 1974 से लेके 78 तक, वैसे 5 साल के लिए रन करी जाता है आपका 5 ईयर प्लान, लेकिन चौथे साल के बाद इसको बंद कर दिया गया था मोरारजी देसाई गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसके बाद 2 साल के लिए एनुअल प्लान आपका लाया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो प्लान्स हैं, जो हमारे 5 ईयर प्लान्स हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी काफी ज्यादा आपके एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बताया गया स्टूडेंट के द्वारा कि रोलिंग प्लान वाज लॉन्च ड्यूरिंग विच 5 ईयर प्लान। तो रोलिंग योजना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपकी शुरू की गई थी? तो या तो हो सकता है इन दोनों में से, या तो आपसे पॉवर्टी इरेडिकेशन वाला क्वेश्चन पूछा गया हो, या आपसे रोलिंग प्लान वाला क्वेश्चन पूछा गया हो, या हो सकता है आपसे दोनों ही क्वेश्चन पूछ लिए गए हों, क्योंकि स्टूडेंट्स के द्वारा दोनों अलग अलग क्वेश्चन बताए गए हैं। तो हो सकता है आपके एग्जाम में दोनों पूछे गए हों। आप एक बार इस चीज को जरूर कमेंट बॉक्स में हमको कंफर्म करना। तो रोलिंग प्लान जो आपका लाया गया था, ये कौन से 5 ईयर के टाइम पे लाया गया था? तो इसमें आपका आंसर था 5th 5 ईयर प्लान। जो अभी हमने आपको बताया कि 78 में जो मोरारजी देसाई थे उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था, तो उन्होंने क्या करा, फिर उन्होंने रोलिंग प्लान को लाए थे वो 1978 से लेकर 1980 तक के लिए, मतलब 2 साल के लिए, 78 से 79 का और 79 से 80 का, ये एनुअल प्लान्स लाए गए थे, रोलिंग प्लान्स लाए गए थे आपके मोरारजी देसाई गवर्नमेंट के द्वारा। अगर इसकी प्लान की बात करी जाए तो जो ये सेकंड प्लान ब्रेक था, ये सेकंड प्लान ब्रेक आपका लाया गया था 78 से 1980 तक। 1980 से फिर 1995 का आपका फिर 6th ईयर 5 ईयर प्लान जो था वो आपका लॉन्च कर दिया गया था। तो ये सेकंड जो था प्लान ब्रेक था, जिसमें मोरारजी देसाई जो थे, इनकी गवर्नमेंट जो थी वो लीड कर रही थी, और इन्होंने एनुअल प्लान जो थे वो लाए थे और डिसकंटिन्यू कर दिया था 5 ईयर प्लान्स को। फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया, आर्टिकल 112 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 112 किससे संबंधित है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर था एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर था। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड था आपका आर्टिकल 112। आर्टिकल्स भी काफी पूछे जा रहे हैं आपके जीडी के एग्जाम्स में, काफी पूछे गए हैं। तो आर्टिकल्स की कुछ इंपॉर्टेंट बात करते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 21 में आता है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत आर्टिकल 40 में आता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 में। प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी आता है आर्टिकल 51 में। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट आर्टिकल 61 में आता है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर्टिकल 76 में। ज्वाइंट सिटिंग दोनों हाउसेस की, बोथ हाउसेस की, लोकसभा और राज्यसभा की आर्टिकल 108 में आती है। डेफिनेशन ऑफ मनी बिल आता है आर्टिकल 110 में। इस्टेब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 124 में आता है। सुप्रीम कोर्ट टू बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड आता है आर्टिकल 129 में। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया आते हैं आपके आर्टिकल 148 में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे। आर्टिकल्स की एक सेपरेट वीडियो है जिसमें हमने सारे 395 के 395 आर्टिकल्स को कवर किया है। आप उस वीडियो को जरूर देख लें, आपको एग्जाम्स में काफी ज्यादा मदद मिलेगी।
फिर आपसे ग्रीन रिवॉल्यूशन से रिलेटेड तीसरी शिफ्ट है, जो स्टार्टिंग की दोनों शिफ्ट थी उनमें भी क्वेश्चन पूछा गया, तीसरी शिफ्ट में भी आपका क्वेश्चन पूछा गया है। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन वाज स्टार्टेड इन विच ईयर, हरित क्रांति की शुरुआत किस वर्ष आपकी हुई थी। अगर आपको डिकेड मिला था तो 1960 डिकेड आपका करेक्ट आंसर था। जो 1960 का जो डिकेड था उस टाइम पे आपका ग्रीन रिवॉल्यूशन को स्टार्ट किया गया था। ईयर 1965 से 68 बताया जाता है, कहीं कहीं पे आपको चेंज भी मिलेगा, तो ईयर जो है वो कंफर्म नहीं है। 1965 से 68 तक ही वैसे आपकी ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है वो आपकी रहेगी। इसमें जो मेन फोकस रखा गया था ग्रीन रिवॉल्यूशन में किस चीज पे, प्रोडक्शन पे, तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड रहेगा। फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इंडिया में किसको कहा जाता है, पिछली शिफ्ट में आपसे पूछा गया, MS स्वामीनाथन रहेंगे। उससे पिछली शिफ्ट में आपसे वर्ल्ड वाइड भी पूछा गया था। फिर ग्रीन रिवॉल्यूशन में जो प्रोडक्शन हुई थी वो सबसे ज्यादा किसकी हुई थी, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो काफी सारी चीजें हैं जो कि आपसे पूछी जा रही हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन से। फिर आपका व्हाइट रिवॉल्यूशन भी पहली शिफ्ट में आज देखने को मिला है, जिसको हम किस नाम से जानते थे, तो ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी उसको जाना गया था, ये आपसे पूछा गया था। अब अगर बात करी जाए कि फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन वर्ल्ड वाइड किसको बोला जाता है, तो नॉर्मन बोरलॉग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश ये 3 स्टेट्स थी हमारी जिसमें सबसे बड़ा इंपैक्ट पड़ा था ग्रीन रिवॉल्यूशन का। इसमें जो खेती थी, एग्रीकल्चर था, वो काफी ज्यादा मात्रा में बढ़ गया था। अभी तक क्या था, अभी तक इंडिया जो था वो बाहर के देशों से इंपोर्ट करता था, तो उस वजह से ये ग्रीन रिवॉल्यूशन इंडिया में लॉन्च किया गया, जिससे कि इंडिया में खुद जो पैदावार है उसको बढ़ाया जा सके। अब कुछ रिवॉल्यूशंस की बात कर लेते हैं, क्योंकि अभी तक तो ग्रीन रिवॉल्यूशन ही पूछा जा रहा था आपसे, लेकिन अभी आपसे पीछे गोल्डन फाइबर भी पूछा गया और पीछे आपसे एक शिफ्ट में व्हाइट भी पूछ लिया गया। तो इसलिए आपको ये याद रखना है कि ब्लैक रिवॉल्यूशन पेट्रोलियम से, गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन जूट से, ब्राउन रिवॉल्यूशन लेदर और कोकोआ से, ब्लू रिवॉल्यूशन फिश से, गोल्डन रिवॉल्यूशन हॉर्टिकल्चर और हनी से, येलो रिवॉल्यूशन ऑयल सीड से, सिल्वर रिवॉल्यूशन एग और पोल्ट्री प्रोडक्ट से, व्हाइट रिवॉल्यूशन मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट से, रेड रिवॉल्यूशन मीट और टमाटो से, पिंक रिवॉल्यूशन ऑनियन और प्रॉन से, ग्रे रिवॉल्यूशन फर्टिलाइजर से, राउंड रिवॉल्यूशन पोटैटो से, फाइबर रिवॉल्यूशन कॉटन से। तो ये सब आपके रिवॉल्यूशंस हैं जो कि रिलेटेड रहते हैं। इसकी एक सेपरेट वीडियो भी आपको चैनल पे हमारे मिल जाएगी। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया, हु अमंग इज द प्रेजेंट CDS ऑफ इंडिया, तो इनमें से कौन भारत के वर्तमान में CDS हैं, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर था अनिल चौहान। अनिल चौहान प्रेजेंट टाइम में नए CDS हैं, भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। इनसे पहले कौन थे, तो पहले जो थे भारत के वो थे बिपिन रावत। बिपिन रावत का एक हेलीकॉप्टर क्रैश में इनकी डेथ हो गई थी, तो ये पहले CDS थे भारत के, दूसरे बने हैं अनिल चौहान। तो यहाँ पे न्यू अपॉइंटमेंट की बात कर लेते हैं। इस टॉपिक से भी काफी ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। तो मेघालय के गवर्नर हैं BD मिश्रा, डायरेक्टर जनरल हैं CRPF के SL थाउसेन, होल टाइम मेंबर हैं सेबी के आनंद नारायण गोपाल कृष्ण, PM रहेंगे UK के ऋषि सुनक, चेयरमैन हैं ICC के ग्रेग बार्कले, 50वें चीफ जस्टिस चुने गए हैं इंडिया के DY चंद्रचूड़, FIH के प्रेसिडेंट तायब इकराम रहेंगे, प्रेसिडेंट फिक्की के रहेंगे सुब्रकांत पांडा, रेवेन्यू सेक्रेटरी रहेंगे संजय मल्होत्रा, कांग्रेस के प्रेसिडेंट ऑलरेडी 7 से 8 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका, 50वें चीफ जस्टिस काफी बार पूछे जा चुके आपके, और आपके गवर्नर और ये सब तो आपके पूछे जा रहे हैं। फिर आपके तायब इकराम भी पूछे जा चुके हैं। सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स भारती दास रहेंगी, चेयरमैन ऑफ गेल संदीप कुमार गुप्ता, डायरेक्टर जनरल इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के अनीश दयाल सिंह आपके हो जाएंगे। फिर आपसे आज की शिफ्ट में एक इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ लिया गया, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट, तो विद्युत धारा को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें एमीटर आपका करेक्ट आंसर था। जो एमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है, इसकी मदद से हम इलेक्ट्रिक करंट को नापते हैं। फिर शेड्यूल से क्वेश्चन भी पिछली शिफ्ट में भी पूछा गया था, इस शिफ्ट में भी आपका आया है। तो लैंग्वेजेस कम्स अंडर विच शेड्यूल, तो कौन सी शेड्यूल में आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बताया गया है लैंग्वेजेस के बारे में, तो 8th शेड्यूल आपकी लैंग्वेजेस से रिलेटेड है, जिसके अंडर 22 लैंग्वेजेस है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। स्टार्टिंग के टाइम में 14 लैंग्वेजेस थी, लेकिन उनको बढ़ा के अब 22 लैंग्वेजेस प्रेजेंट टाइम में हमारा कर दिया गया है। अब जो हमारा 8th क्वेश्चन, जो ऊपर वाला क्वेश्चन है, वो हमारा इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है। तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की यहाँ पे कुछ बात कर लेते हैं। तो सिस्मोमीटर यूज किया जाता है अर्थक्वेक शॉक्स को नापने के लिए, लेक्टोमीटर प्योरिटी ऑफ मिल्क को नापने के लिए, एक्टिनोमीटर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को नापने के लिए, पायरोमीटर हाई टेम्परेचर को नापने के लिए, लो टेम्परेचर को नापने के लिए कौन सा होता है, क्रायोमीटर, और नॉर्मल टेम्परेचर को थर्मामीटर।
एमीटर जो हमारा क्वेश्चन था इलेक्ट्रिक करंट को नापने के लिए, एनीमोमीटर विंड स्पीड को नापने के लिए, टैकोमीटर स्पीड ऑफ रोटेशन को नापने के लिए, हाइड्रोमीटर डेंसिटी ऑफ लिक्विड को, बैरोमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, कैलोरीमीटर क्वांटिटी ऑफ हीट को, ऑल्टीमीटर एल्टीट्यूड्स नापने के लिए और फेथोमीटर डेप्थ ऑफ द ओशन को नापने के लिए यूज किया जाता है। बाकी इस टॉपिक की एक सेपरेट वीडियो रहेगी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के नाम से, आप उसको देख सकते हैं। उसमें सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको कवर किया गया है। फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, मिल्खा सिंह वन द गोल्ड मेडल इन विच इंटरनेशनल गेम। तो मिल्खा सिंह ने किस अंतर्राष्ट्रीय खेल में स्वर्ण पदक जीता था? तो इसमें या तो आपको कॉमनवेल्थ गेम्स मिला होगा ऑप्शन में, या फिर एशियन गेम्स मिला होगा। इन दोनों में ही गोल्ड मेडल जीते गए थे मिल्खा सिंह के द्वारा। तो ये आपको ध्यान रखना है। ओलंपिक जो गेम्स होते हैं उसमें 1960 में मिल्खा सिंह जो थे वो गोल्ड मेडल, वो मेडल्स जो है ना, गोल्ड मेडल, ब्रॉन्ज मेडल और सिल्वर मेडल, कोई भी मेडल नहीं जीत पाए थे। तो आपको ध्यान रखना है, ये पहले इंडियन थे जिन्होंने मेडल दिलाया था भारत को कॉमनवेल्थ में और एशियन गेम्स में। तो आपको दोनों चीजें हैं, आपसे जो भी क्वेश्चन पूछा गया था कॉमनवेल्थ का या फिर एशियन गेम्स का, उसके हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। हर एक शिफ्ट की एनालिसिस आपको हमारे चैनल पे प्रोवाइड कराई जा रही है। अगर आपको ई बुक्स बाय करनी हो तो ई बुक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप डिस्क्रिप्शन में जाके हमारी ई बुक्स को बाय कर सकते हैं। धन्यवाद।